गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल हमने प्राकृतिक वनस्पति व वन्य प्राणी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि वनस्पति व प्राणी में विविधता किन कारणों से होती है, जैसे कि धरातल, भूभाग से संबंधित, मृदा और जलवायु में तापमान आदि के बारे में पढ़ा। सूर्य का प्रकाश, वर्षण यानी वर्षा विशेष, इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर भी चर्चा की थी, और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार से हमने इनके वनस्पति के प्रकार उनका भी अध्ययन किया था। वनस्पति के प्रकार हमने 5 प्रकार से उसके बारे में जाना था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, इनके बारे में हमने हल्का हल्की इसकी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसका सेकंड भाग है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो हमने कल अध्ययन किया। आज हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में विस्तृत जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ ये इन वनों की बहुतायत से पाए जाते हैं। वनों के शुष्क क्षेत्र ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी ये जो वन है अधिकतर किसकी श्रेणी में आते हैं? पतझड़ की श्रेणी में भी आते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र व नमी पर्णपाती वन भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद, झारखंड और पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों में, पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन ऐसा वृक्ष है जो हमेशा हरा भरा रहता है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष हैं जिसमें व्यापार भी किया जाता है। इनकी लकड़ी है काफ़ी कीमती होती है, जिनको व्यापार के रूप में काम में लिया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कितनी हो? 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से वर्षा उसके बीच में हो। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी भाग में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें पीपल, नीम, साल, इनके वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में कृषि कार्य भी किया जाता है, और कृषि कार्य के लिए इनको साफ भी कर दिया गया कुछ, और कुछ भागों में पशुचारण के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? शेर है, सूअर है, हिरण है, हाथी है, और अनेक पक्षी भी हैं, छिपकली भी है, सांप है, कछुए, यहाँ सब पाए जाते हैं। तो ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। अब इसके बाद में है कंटीले वन व झाड़ियाँ। कंटीले वन व झाड़ियाँ कंटीले वन व झाड़ियाँ ये ज़्यादातर क्या है, शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान क्षेत्र हुआ, राजस्थान क्षेत्र है, वहाँ इनकी बहुतायत में पाई जाती है क्योंकि वर्षा कम होती है, और इस कारण से इनकी जो पत्तियाँ होती है बिल्कुल छोटी होती हैं। और कुछ क्षेत्र विशेष में ये ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ भी कांटे का रूप ले लेती है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति कंटीले वन व झाड़ियाँ पाई जाती है। कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है क्योंकि उनकी इतनी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण से इनकी जो पत्तियाँ वो किसके रूप में? कांटे के रूप में बन जाती है। उसी प्रकार वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ऐसी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ आर्द्र शुष्क क्षेत्र है, वहाँ सम्मिलित किया गया है। इनमें से कौन कौन से ऐसी झाड़ी पाई जाती है? अकासिया, खजूर, ठीक है, और यूफोरबिया, नागफनी, यहाँ मुख्यतः पादप के रूप में ये पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, यानी इनकी जो मुख्य तना है वो न है करके ये बिखरे हुए रूप में होते हैं।
इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश के चारों ओर फैली होती है, यानी इनके जड़ का फैलाव होता है वो विस्तृत होता है। पत्तियां प्राय छोटी होती है, आपको बताया, क्योंकि वाष्पीकरण कम करना हो सकता है, जिसके कारण से इन्हें पानी की आवश्यकता भी कम पड़ी। शुष्क भागों में झाड़ियाँ व कंटीले पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा, घोड़े, ऊँट आदि पाए जाते हैं। और ऊँट को वैसे भी राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है, और इनको भी पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। तो ये देखिए कि झाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसके बाद में हमारे आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन अधिकतर कहाँ है? या तो भारत के प्रायद्वीपीय के भाग के जो बंदरगाह क्षेत्र उस क्षेत्र में, या फिर उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी व ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी अंतर दिखाई देता है। देखिए हर क्षेत्र में अलग अलग अपने विशेषता होती है। वैसे पर्वतीय क्षेत्र में एक विशेषता है कि सबसे ऊंचा, एक तो दूसरी बात है वहाँ तापमान भी कम होता है, और तापमान कम होता है तो वनस्पति में भी अंतर दिखाई देगा। क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र में, जैसे अपने कह सकते हैं राजस्थान के क्षेत्र में देख लिए, मध्य भारत के क्षेत्र में देख लिए, दक्षिण भारत के क्षेत्र में देख लिए, उत्तर भारत के क्षेत्र में, सभी में वनस्पति अलग अलग पाई जाती है। जो पूर्वी भारत की तरफ जाएंगे तो आपको वनस्पति कुछ अलग ही मिलेगी। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। यानी पर्वतीय क्षेत्र में वो वृक्ष, झाड़ी, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि पादप विशेष है, उसकी विशेषता अलग ही होती है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र का जो तापमान है वो बहुत कम होता है और अत्यधिक पानी भी होता है। और दूसरी बात है मिट्टी भी है, वो किस प्रकार की है? वो मिट्टी भी एक पथरीली मिट्टी के रूप में है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक व चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है, और बर्फबारी होती है तो उनके पैरों पर नहीं गिर के वो सीधी ज़मीन पर ही नीचे गिर जाते हैं, स्नोफॉल जिसको बोलते हैं। चेड एंड पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूफ, शेडर आदि जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय क्षेत्र है उसकी एक अलग ही विशेषता बतलाते हैं। और ज़्यादातर ये क्या दक्षिण ढलानों में, हिमालय के दक्षिणी और पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति है वो ज़्यादातर क्या 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वो क्या है, छोटे रूप में होते हैं, और साथ में क्या है कि उस तापमान को सहन भी कर लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे कि हिमरेखा के निकट पहुंचते इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे ऊपर जाओगे वैसे वैसे पेड़ पौधे हैं उनकी ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं, जिनका उपयोग गुज्जर तथा बरकरवाल की जैसी घुमक्कड़ जाति, यानी जो पशु चारण करते हैं वो पशु चराते हैं। जैसे कि जैसे मौसम साफ होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अब बरसाती मौसम है तो बरसाती मौसम वहाँ घास काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं उन भेड़ बकरियों के लिए। तो ज्यों की बर्फबारी होती है वो नीचे उतर जाते हैं, ज्यों की बर्फबारी कम होती है तो वो क्या है उस क्षेत्र में जाकर के अपने पशुओं को चारण करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मोस, लेचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक मुख्य भाग माना जाता है। आपको यहाँ एक छोटा सा एक चित्र दे रखा था शंकुधारी। ये जो शंकुधारी वृक्ष है ये बिल्कुल त्रिभुजाकार का है। यहाँ देखिए ऊपर की चोटी बिल्कुल इसकी पतली होगी और नीचे से थोड़ा चौड़ा हुआ, इसका मतलब ये शंकुधारी वन के रूप में जा रहा है। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ के वातावरण को आराम से सहन कर सकते हैं। उसके बाद में है कि इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रींस, आइबेक्स, कहीं की लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़, बकरियां आदि पाई जाती है। देखो मौसम जितना भी ठंडा होगा वहाँ के जो पशु पक्षी जो रहते हैं उसके अनुकूल उनका शरीर होगा। जैसे कि यहाँ बताया गया घने बालों वाली भेड़, बकरियाँ, ये घने बाल क्यों पाए जाते हैं? इसलिए ताकि वातावरण उसको सहन कर सके।
मैंग्रोव वन क्या होता है? देखिए मैंग्रोव वन इस प्रकार के होते हैं, जो उसकी डंठल है वो ज़मीन से है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर का तना शाखा वो किस में बन जाता है? नीचे ज़मीन को छूने लग जाता है, उनकी जड़ें अलग लग जाती हैं। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है और पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी है, उनके पास में ये अधिकतर पाए जाते हैं। वनस्पति मिलती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें से मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, चौड़ा, ठीक है, और एंगोर वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, यानी बंगाल का टाइगर जिसको बोला जाता है, बंगाल का टाइगर है, इस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है, जिसके कारण से ये फेमस भी है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल व कई प्रकार के सांप भी इस जंगलों में पाए जाते हैं। यानी ये क्षेत्र विशेष है, वो किसके लिए फेमस है? ज़्यादातर बंगाल जी टाइगर है उसके कारण से काफ़ी फेमस है। उसके बाद में ये जो वनस्पति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वनस्पति विशेष है, उनकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए यहाँ एक छोटा सा आपको एक चित्र दे रखा है। औषधीय पादप जहाँ तक यहाँ पाए जाते हैं, जामुन, अर्जुन, बबूल, ये औषधीय पादप हैं, वो यहाँ की विशेषता है। उसके बाद में वन्य प्राणी की बात करें तो वन्य प्राणी की भांति यहाँ के भारत की विभिन्न प्रकार की संपत्ति में घनी है। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। कुल विश्व का 13% यहाँ इन पक्षियों की प्रजातियों को पाया जाता है। यहाँ मछलियाँ की 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। इन विश्व में जितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनसे 12% भारत में पाई जाती है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप व स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। 8% तक, यानी 5 से 8% के लिए उभयचरी अपने जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं अपने कि असम, कर्नाटक, केरल ये क्षेत्र है वो ज़्यादातर किसके लिए? हाथी के लिए काफ़ी लाभदायक क्षेत्र मान सकते हैं, या कह सकते हैं उनकी पसंदीदा जगह मानी जाती है। एक सिंगा गेंडे वाला जानवर यहाँ पाया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि भारत के अंदर अनेक जो जीव और जंतुओं का एक स्थल माना जाता है। अब देखिए ये जो भारत के वन्य निश्चय क्षेत्र विशेष है वो कौन कौन से? देखिए ऊपर, देखिए ऊपर क्षेत्र में देखेंगे तो दाची गांव जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में, राजाजी कॉर्बेनेट। राजस्थान में देखिए तो सरिस्का, केवलादेव, घना, रणथंभौर ये क्षेत्र है, ये राष्ट्रीय मरुद्यान माने जाते हैं। और इधर शिवपुरी देख लीजिए, और इधर गुजरात की तरफ गिर है, और नीचे थोड़ा सा गुजरात से जाएंगे तो संजय गांधी, कवाल, पोचेरम ये क्षेत्र विशेष है, वो क्या है? वन्य जीवों के लिए शरण स्थली मानी जाती है। एक काजीरंगा है, देखिए इधर असम की क्षेत्र है, असम, बिहार, जो अपने कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके क्षेत्र में देखिए पूर्वी भारत के अंदर काजीरंगा क्षेत्र है, वो काफ़ी फेमस है। बंगाल तथा असम के दलदल क्षेत्र में रहने वाले और कच्छ के रण तथा थारमस्थल में प्राय जंगली गधे एवं ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, सोसिंगा, छोटा मृग, ठीक है, और प्रजातियों वाले हिरण, कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। विश्व का केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ की दोनों पाए जाते हैं। शेर भी पाया जाता है और बाघ भी पाया जाता है। एक विश्व का एकमात्र देश है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल हैं, आपको अभी बताया था गिर जंगल जो तटीय क्षेत्र में। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुए भी पाए जाते हैं। यहाँ शिकारी जानवरों के मुख्य हैं, ये तेंदुए हैं, वो शिकारी जानवरों में मुख्य माने जाते हैं। इनकी जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ मानी जाती है, यानी ये बहुत ही एक्टिव ज़्यादा रहता है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं।
और अत्यधिक ठंड में जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। ये गूदेदार सींगों वाले बेल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा भारल नीली भेड़ जिसको बोलते हैं, और जंगली भेड़ तथा कियांग यानी तिब्बती जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। नदियाँ, झीलों व समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ ये भी पाए जाते हैं। नदियाँ या झील विशेष है, उसमें कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल ये भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। अब ये कह सकते हैं घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर है, बतख है। मोर को तो राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे रखा है। तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि पक्षी है प्रजातियाँ ये भारत में पाई जाती है। देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? देश के वन क्षेत्र में या आर्द्र क्षेत्र में ज़्यादा ये रहते हैं। आप ये कह सकते हैं अपने भारत के अंदर कुछ परियोजना विशेष लागू करती है हमेशा। जलीय जीव है या स्थलीय जीव है या पक्षी हैं, उसके लिए कुछ न कुछ एक नीतिगत निर्धारण होता है जिस कारण से भारतीय वन्य जीव प्राणी है वो इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अब क्या है, हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे, ठीक है, और बहुत से औषधीय पात पे हम चुनाव करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भारत के अंदर भी क्या है कि विदेशी जो जीव है वो भी आते, पक्षी है वगैरह वगैरह आते हैं जो यहाँ भारतीय मरुभूमि है उसके लिए शरण स्थली बन जाते हैं। जैसे पक्षी के रूप में साइबेरियन है भारत के अंदर आता है। शीत ऋतु आती है तो सारस बहुत संख्या में यहाँ आ जाते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। यहाँ लाल रंग कलंगी वाले फ्लेमिंगो ये कि हज़ारों संख्या आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसे घोंसले बनाते हैं। खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाते हैं और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक है। हमारी कीमती धरोहर नहीं है लेकिन ये विदेशों से आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए दर्शनीय स्थल माना जाता है। तो ये अपना क्षेत्र चुनाव करते, वैसे ही अन्य पशु पक्षी है वो भी अपनी प्रकृति विशेष है उसमें रह करके अपना जो शरण स्थल है उसका चुनाव करते हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य करने, यातायात के साधन में मदद बहुत करते हैं। और कुछ क्षेत्र में तो इसका मांस का, अंडे का आदि का व्यापार भी होता है। और मछली विशेष है वो आहार के रूप में, दक्षिण भारत में आहार के रूप में भी प्रयोग में ज़्यादा लेते हैं। कीड़े मकोड़े, फसलें, फलों, वृक्षों के प्रांगण में मदद करते हैं। हानिकारक कीड़े से जैविक निरंतर भी रखते हैं और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में योगदान करता है। उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे कि पहले बताया कि मनुष्य द्वारा पादपों जीवों के अत्यधिक उपयोग कारण से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी स्थिति विशेष है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं या अपने ये कह सकते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें सजा देती है। अब पारिस्थितिक तंत्र एक चक्र बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है, उसके अनुसार ही चलेगा सब कुछ। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में और 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है। काफ़ी समय जीव प्रजाति भी संकट में, कुछ विनिष्ट हो चुकी है। इसका मतलब है कुछ जातियां लुप्त है और कुछ यहाँ अभी भी उनके सुधार के लिए या उसकी प्रजनन क्षमता उसको बढ़ाने के लिए या उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष है वो अपने व्यवसाय के लिए, अपने लालच के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है। चाहे जलीय जीव है, चाहे स्थलीय जीव है या कोई अन्य जंगली जीव है या फिर अपने पेड़ पौधे की बात करें तो उसमें क्या है, मुख्य रूप से लालच ज़्यादा हो गया है। और इन लालच विशेष के कारण से क्या है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश तथा कृषि निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, कृषि का करने के लिए या औद्योगिक जो प्रसारण है उस करने के लिए लोग क्या है वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। अपने देश की पादप जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश जैसे पहला के देश के 14 जीव निश्चित किए, आरक्षित क्षेत्र किए गए, जिसमें 4 सुंदरवन क्षेत्र पश्चिम में और नंदा देवी उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल में निश्चित की गई है। कहने का मतलब है कुछ क्षेत्र विशेष है जिसको आरक्षित क्षेत्र किया गया था। सुंदरबन, शिमला, पाल, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नार्क-रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, ये सारे क्षेत्र है ये आरक्षित है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय व तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई थी। शेर आरक्षण देखो 1992 में जो तकनीकी सहायता दी है यानी हर प्रकार की आर्थिक व तकनीकी सहायता दी है उसकी योजना बनाई थी, उसी के तहत आज भी उनको आरक्षित के रूप में सहायता दी जाती है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बना चुके हैं। 89 नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप जीव संपत्ति है, यानी ये राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है उसको महत्व समझना चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अंध विनाश है उसको समाप्त कर देना चाहिए, यानी इनका विनाश नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज ये हमारा सेकंड पार्ट है इस लेसन का कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेना। धन्यवाद।